क्या एक बाहुबली आतंकवादी हो सकता है? क्या एक ऐसा आदमी जो विधायक रहा हो, सांसद रहा हो, क्या उसके रिश्ते सरहद पार दुश्मन देश से हो सकते हैं? या ये सब सिर्फ फिल्मों की बनाई हुई कहानी है? हाँ, शाम को आज मेडिकल चेकअप है और साहब ने डॉक्टर से बात कर लिया है, वो फर्जी सर्टिफिकेट बना देगा, बस 2-3 दिन में बेल मिल जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल जो आपने स्क्रीन पर देखा, क्या वो सच था या आपको एक कहानी के जरिए कुछ और सोचने पर मजबूर किया जा रहा था? रुकिए, सोचिए और बताइए, क्योंकि आज जो कहानी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है। ये कहानी है सच और झूठ के उस टकराव की, जहां आपको लगेगा कि आप सच देख रहे हैं लेकिन शायद वो सच नहीं है, और जो सच है वो आपको दिखाया ही नहीं गया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो फिल्म धुरंधर 2 और उससे जुड़ी उस सबसे बड़े सवाल की है जिसने इंटरनेट से लेकर न्यूज़ डिबेट तक आग लगा दी है। क्या अतीक अहमद का पाकिस्तान कनेक्शन था या फिर फिल्म ने कहानी को बढ़ा चढ़ाकर मसाला लगाकर आपके सामने पेश किया है? और यकीन मानिए, आज जो फैक्ट हम आपको बताने वाले हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिरकार जो हम देखते हैं या हमें दिखाया जाता है उस पर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये गलत होता है या सही होता है। अब सबसे पहले जरा उस माहौल को समझिए जब धुरंधर 2 रिलीज हुई। लोग थिएटर में गए एक गैंगस्टर फिल्म देखने के लिए, लेकिन जब बाहर निकले तो दिमाग में एक सवाल लेकर निकले, क्या ये सिर्फ फिल्म थी या किसी सच्चाई का खुलासा था? और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत भी थी और सबसे बड़ा विवाद भी था। जनाजे में जाना हुआ क्या? अरे कहाँ जाने दिया जनाजे में, कहाँ जा पाए। मेन बात यह है कि अब जरा पीछे चलते हैं पहले पार्ट तक, जहां कहानी सिर्फ गोलियां तक सीमित थी, लोकल गैंग, लोकल दुश्मन, लोकल डर। लेकिन जैसे ही कहानी दूसरे पार्ट पर पहुंचती है, अचानक कहानी का जो स्केल था, जो लेवल था, वो बदल दिया जाता है और यहीं से शुरू होता है असली खेल। फिल्म आपको सीधे भारत से उठाकर पाकिस्तान के कराची में ले जाती है और फिर वहां से जोड़ता है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज से। अब सवाल, क्या ये कनेक्शन वाकई में मौजूद था या ये सिर्फ कहानी को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने का तरीका था? अब जरा ध्यान से समझिए, अतीक अहमद कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं। ये वो शख्स था जो सालों तक राजनीति और अपराध के बीच वाले लाइन पर चलता रहा। एक तरफ चुनाव जीतता गया, दूसरी तरफ उसके नाम पर जो एफआईआर की लिस्ट थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। मुकदमे की जहाँ तक बात है तो बेगुनाह मुकदमे अगर आप लगाते रहोगे तो हमने जो कह दिया था, हमसे एक साहब ने पूछा कि इतने मुकदमे में, मैंने कहा 20 मुकदमे और हो जाएं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जा कर लूंगा, 50 मुकदमे और हो जाएं प्रधानमंत्री की कुर्सी कब्जा कर लूंगा। इलाहाबाद के गलियों में उसका नाम डर का दूसरा नाम था, लेकिन क्या वो सिर्फ एक बाहुबली था या उससे भी बड़ा कुछ था? अब फिल्म क्या दिखाती है? फिल्म दिखाती है कि अतीक अहमद का नेटवर्क इतना बड़ा था कि वो पाकिस्तान से हथियार मंगवाता था, ड्रोन के जरिए सप्लाई होती थी और वो हथियार भारत में बड़े बड़े अपराधों में इस्तेमाल होते थे। अब जरा खुद से पूछिए, क्या ये संभव है? क्या कोई माफिया इतना ताकतवर हो सकता है कि उसकी सीधा कनेक्शन पाकिस्तान के एजेंसियों से हो? यही से शुरू होता है फैक्ट बनाम फिल्म का खेल, क्योंकि जब उमेश पाल हत्याकांड के बाद जांच शुरू हुई तो कुछ ऐसे दावे सामने आए जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पुलिस की चार्जशीट में यह कहा गया कि अतीक अहमद के संबंध पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़ा हो सकता है, और यही वो लाइन है जिसने फिल्म ने पकड़ लिया और उसने कहानी में अपने सबसे बड़ा ट्विस्ट बना दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये साबित हुआ था? और यहीं पर कहानी पलट जाती है, क्योंकि ये दावे पुलिस रिकॉर्ड में जरूर थे लेकिन कोर्ट में ये साबित नहीं हो पाए थे। और इससे पहले की सच्चाई पूरे तरीके से सामने आती, 15 अप्रैल 2023 की वो रात आ गई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ क्या? अरे कहाँ जाने दिया जनाजे में, कहाँ जा पाए। मेन बात यह है कि अब जरा सोचिए, अगर किसी पर आरोप लगे हों लेकिन वो साबित ना हो पाए हों तो क्या उसे सच मान लेना चाहिए या फिर ये सिर्फ एक आरोप की तरह समझना चाहिए? फिल्म यहाँ पर क्या करती है आपको पता है? फिल्म उन आरोपों को सच की तरह पेश करती है और यहीं से शुरू होता है नेटवर्क का खेल। अब सवाल, क्या फिल्म का काम सच दिखाना है या कहानी को असरदार बनाना है? अब जरा एक और एंगल समझिए, अगर कोई अपराधी इतना बड़ा हो जाए कि पुलिस भी उसके नेटवर्क को पूरी तरीके से समझ ना पाए तो क्या उसके बारे में कहानी बनाना शुरू हो जाती है? और क्या वो कहानी बाद में फिल्म की स्क्रिप्ट बन जाती है? और यही चीज हमें इस पूरे फिल्म में होता हुआ दिखाई दिया है। फिल्म में एक डायलॉग आता है, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और हम इसे रोक देंगे। सुनने में ये एक फिल्मी डायलॉग लगता है, लेकिन ये आपके दिमाग में एक इमेज बना देता है।
एक विलेन का इमेज जो सिर्फ एक शहर का नहीं पूरे देश के सिस्टम को चैलेंज कर रहा हो। अब सवाल, क्या असल में ऐसा था या ये सिर्फ एक मजबूत विलेन बनाने की कोशिश थी? अब जरा ऑडियंस पर्सपेक्टिव की तरीके से आप सोचिए। दिल्ली की हुकूमत का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। अब आप सोचिए, अब आप एक फिल्म देख रहे हैं और उसमें आपको बताया जाता है कि एक आदमी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, तो आपके दिमाग में क्या इमेज बनेगी, एक गैंगस्टर की या एक देशद्रोही की? और यही वो जगह है जहां फिल्म आपकी सोच को सॉफ्टली इन्फ्लुएंस करती है बिना आपको पता चले। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि फिल्म पूरी तरीके से गलत है, लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं कि फिल्म पूरी तरीके से सच भी नहीं है, और यही फ़र्क समझना ज़रूरी है। अब अगला सवाल, अगर फिल्म में दिखाया गया सब कुछ सच नहीं है तो कितना सच है? क्या 10%, क्या 50% या फिर उससे भी ज़्यादा? इसका जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आप खुद सोचिए, अगर आपको आधा सच बताया जाए और बाकी सच जो है वह छिपा लिया जाए तो क्या आप सही फैसला ले पाएंगे? और यही इस पूरे कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा भी है। अब हम उस सीन पर आते हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसने टीवी स्क्रीन के सामने बैठे लाखों लोगों को कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल सन्न कर दिया था। 15 अप्रैल 2023 की वो रात जब अतीक और उसके भाई अशरफ को पुलिस कस्टडी में मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। चारों तरफ पुलिस थी, कैमरे थे, माइक थे, मीडिया थे, और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। अब आप खुद सोचिए, इतना सुरक्षा के बीच, इतने कैमरे के सामने कोई हमला कैसे कर सकता है? अगर कर सकता है तो इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ 3 लड़कों का अचानक लिया गया फैसला था या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल था? फिल्म धुरंधर 2 इस पूरे सीन को लगभग उसी तरीके से दिखाती है और जैसे लाइव टीवी पर दिखाया गया था। जनाजे में जाना हुआ क्या? अरे कहाँ जाने दिया जनाजे में, कहाँ जा पाए। मेन बात यह है कि हमलावर पत्रकार बनकर आते हैं, माइक लेकर सवाल पूछने के बहाने करीब आते हैं और फिर अचानक ठाएं ठाएं ठाएं। अब ये सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, सवाल ये है कि कैसे हुआ और क्यों हुआ, क्योंकि ये कोई आम हत्या नहीं था। ये देश के सबसे चर्चित माफिया की हत्या थी, वो भी पुलिस के मौजूदगी में। अब जरा उस आखिरी लाइन पर ध्यान दीजिएगा जो अशरफ ने कही थी। मेन बात यह है कि और फिर गोली चल गई। ये लाइन आज भी एक रहस्य बनी हुई है। वो क्या कहने वाला था? किसका नाम लेने वाला था? क्या वो कोई बड़ा खुलासा करने वाला था? और अगर हाँ तो क्या उसको रोकने के लिए ये सब किया गया था? फिल्म इस सस्पेंस को और ज़्यादा गहरा कर देती है और हकीकत तो आज भी अधूरी है। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी केस के सबसे अहम गवाह, सबसे अहम आरोपी कैमरे के सामने ही मार दिए जाते हैं तो क्या सच कभी बाहर आ पाएगा या हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? और यही वो पॉइंट है जहां से फिल्म अपनी कहानी को और भी ज़्यादा खतरनाक बना देती है। अब आते हैं एक और बड़े दावे पर। फिल्म में दिखाया गया है कि इलियास कश्मीरी और अतीक अहमद के बीच कनेक्शन था। दोनों के बीच बातचीत दिखाई गई है फिल्म में, प्लानिंग दिखाई गई है फिल्म में। लेकिन अब जरा रुकिए और दिमाग लगाइए। इलियास कश्मीरी की मौत 2011 में ही हो चुकी थी एक अमेरिका के ड्रोन स्ट्राइक में, तो फिर 2023 की कहानी में वो जिंदा कैसे हो गया भाई? अब यहाँ पर तो ये साफ है कि फिल्म ने क्रिएटिविटी लिबर्टी ली है, 2 अलग अलग टाइमिंग के किरदार को एक साथ जोड़ दिया है ताकि कहानी और बड़ी लगे। और यहीं पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो जाता है, क्या फिल्म बनाने के लिए सच को तोड़ना सही है या फिर ये दर्शकों के साथ एक तरह का खेल है? ऑडियंस फिजिकली समझिए, जब एक फिल्म में दिखाते हैं कि एक इंडियन माफिया का कनेक्शन एक इंटरनेशनली आतंकी से है तो आपके दिमाग में इसकी इमेज कैसी बनती है? वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रह जाता है फिर आपके दिमाग में, वो एक इंटरनेशनली थ्रेट बन जाता है हम सबके दिमाग में। और यही फिल्म का मकसद भी होता है कि एक साधारण विलेन को असाधारण बना देना। लेकिन क्या ये सच है? इसका जवाब अभी भी साफ नहीं है। अब आते हैं जेल नेटवर्क पर। फिल्म में दिखाया जाता है कि साबरमती जेल, जहां अतीक अहमद बंद था, वो उसके लिए एक ऑफिस की तरह काम कर रही थी। फ़ोन कॉल, आदेश, प्लानिंग सब कुछ वहीं से हो रहा था। अब सवाल, क्या ये संभव है? कुछ रिपोर्ट और जांच में ये बात जरूर सामने आई थी कि जेल से भी नेटवर्क एक्टिव होता है, लेकिन फिल्म जिस लेवल तक इसे दिखाती है वो पूरी तरीके से साबित ही नहीं है। अब आप खुद सोचिए, अगर एक कैदी जेल के अंदर से पूरे राज्य में अपराध कंट्रोल कर सकता है तो उसका मतलब क्या है? क्या सिस्टम कमज़ोर है या वो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा ताकतवर बन चुका है?
और यही वो डर है जो फिल्म आपके अंदर बैठा देती है। अब जरा एक और नाम पर आते हैं, गुड्डू मुस्लिम। फिल्म में उसे एक शॉप शूटर, एक खतरनाक खिलाड़ी के तौर पर दिखाया गया है और असल में केस में भी उसका नाम सामने आया था। लेकिन सवाल, क्या फिल्म ने उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है या वो वाकई में इतना खतरनाक था? ये भी एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरी तरीके से साफ नहीं है, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता है। अब जरा उन 3 लड़कों की बात करते हैं जिन्होंने ये हमला किया है। क्या वो सिर्फ नाम कमाने आए थे या किसी के इशारे पर काम कर रहे थे? फिल्म इशारा करती है कि इसके पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट हो सकता है, लेकिन पुलिस की जांच में ऐसा कोई पुख्ता सबूत सामने आया ही नहीं है। अब सवाल, अगर कोई इतना बड़ा हमला कर सकता है तो क्या वो अकेले कर सकता है या फिर उसके पीछे कोई और हाथ है? और अगर हाथ है तो वो आज तक सामने क्यों नहीं आया है? यही वो सवाल है जो इस केस को और रहस्यमय बनाता है। फिल्म इन्हीं सवाल को पकड़कर अपनी कहानी को और ग्रिपिंग बनाती है। जरा एक सेकंड के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आपको लग रहा है कि जो आप देख रहे हैं वो पूरा सच है, या आपको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ छिपाया जा रहा है? अगर आपको लगता है कि ऐसा ही छुपे हुए सच को जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि हर खबर के पीछे की असली कहानी समझनी चाहिए, तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको वही बताते हैं जो बाकी लोग छुपा जाते हैं या फिर छुपा लेते हैं। यहाँ आपको सिर्फ खबर नहीं मिलती है, यहाँ आपको खबर के पीछे की सच्चाई मिलती है। और यकीन मानिए, जो आप यहाँ जानेंगे वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, क्योंकि आगे वाला हिस्सा और ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। अब तक आपने देखा फिल्म क्या दिखाती है और हकीकत क्या होती है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर सच क्या है? क्या धुरंधर 2 एक फैक्ट बेस्ड फिल्म है या एक ऐसी नैरेटिव है जो आपको एक खास दिशा में सोचने पर मजबूर कर देती है? और सबसे ज़रूरी चीज़, क्या अतीक अहमद सिर्फ एक बाहुबली था या उसे जानबूझकर एक नेशनल थ्रेड की तरह दिखाया गया है? अब ज़रा पूरी कहानी को जोड़कर देखिए। एक तरफ पुलिस की चार्जशीट जिसने इंटरनेशनल कलेक्शन की बात कही गई थी, दूसरी तरफ अदालत जहां ये बात पूरी तरीके से साबित नहीं हो पाई थी, और तीसरी तरफ फिल्म जिसने इन्हीं अधूरी तथ्यों को पूरा तरीके से सच बनाकर आपके सामने पेश कर दिया। अब सवाल, अगर आधा सच लेकर उसे पूरा सच बना दिया जाए तो क्या वो सच कहलाएगा या एक कहानी बन जाएगा? और यहीं से शुरू होता है नैरेटिव का खेल। फिल्म आपको सीधे ये नहीं कहती है क्या सोचो, लेकिन वो आपको ऐसा दिखाती है कि आपका दिमाग खुद उसी दिशा में जाने लगता है। और यही सबसे खतरनाक चीज़ होता है, क्योंकि आपको लगता है कि आप ऐसा खुद सोच रहे हैं, जबकि असल में आपकी सोच को दिशा दी जाती है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है। अब जरा उस 60% और 40% वाले हिस्से को समझिए। इस फिल्म में करीब 60% चीज़ असली घटनाओं पर आधारित है, जैसे उमेश पाल हत्याकांड, पुलिस कस्टडी में हत्या, गुड्डू मुस्लिम का नाम, जेल से नेटवर्क चलाने की बात। ये सब चीज़ कहीं ना कहीं रिकॉर्ड और ख़बरों में मौजूद है, लेकिन बाकी का 40% वहाँ पर फिल्म अपनी ताकत दिखाती है। पाकिस्तान कनेक्शन को ज़्यादा मजबूत दिखाना, इंटरनेशनल आतंकी जैसे इलियास कश्मीरी को कहानी में जोड़ना, किरदार को एक बड़े गेम का हिस्सा बना देना, ये सब वो चीज़ है जो कहानी को सिनेमैटिक बनाती है, लेकिन पूरी तरीके से वेरीफाई नहीं है। अब सवाल, क्या ये गलत है? देखिए, फिल्म का काम एंटरटेनमेंट करना होता है, लेकिन जब फिल्म असली लोगों और असली घटनाओं पर बनती है तब उसकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोग उसे सिर्फ कहानी नहीं समझते हैं, सच मान लेते हैं। अब जरा खुद से पूछिए, अगर आप ये फिल्म देख रहे हैं और आपको बताया जा रहा है कि एक माफिया का कनेक्शन पाकिस्तान से था, तो आपके मन में क्या इमेज बनता है? क्या आप उसे सिर्फ एक अपराधी के तौर पर देखते हैं या फिर उसे देशद्रोही के तौर पर देखते हैं? और यही वो सेफ्टली शिफ्ट है जो फिल्म आपके दिमाग में करती है, बिना आपको बताए, बिना आपको महसूस कराए। और यही वो वजह है कि ऐसी फिल्म पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि वो सिर्फ कहानी नहीं दिखा रही है, वो एक सस्पेंस बना रही है। तो बस दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम कहानी के पीछे की कहानी आपको दिखाने की कोशिश किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।